आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिज़िक्स का, जो कि है वेक्टर्स। और आप देख सकते हैं कि YouTube पे जब भी आप वेक्टर्स पढ़ने जाएंगे तो आपको कोई बहुत अच्छी प्लेलिस्ट नहीं मिलती है जिसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हो। आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन उस थोड़े बहुत से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम वेक्टर्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और उसमें हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम वेक्टर्स को पूरा अच्छी तरीके से समझते हुए एंड तक जा पाए। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज which requires not only magnitude but also direction. For example, हमारे पास है फोर्स का वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेट्रा। इसी तरीके से एक दूसरी क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। ये क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है डिस्टेंस, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। इनमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड है। देखिए, इन बोथ क्वांटिटीज आपको यूनिट तो लगानी ही पड़ती है, जैसे डिस्टेंस की मीटर हो गई, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन की भी अलग से नीड है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। नाउ ये बोथ क्वांटिटीज आई कहाँ से? ये टेंसर क्वांटिटीज से आई है। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मल्टी डायमेंशनल हो सकती हैं, मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकती हैं एक साथ। इसी में अगर हम सेट कर दें 0th डायमेंशन टेंसर, तो वो स्केलर कहलाता है। सिमिलरली 1 डायमेंशन टेंसर वेक्टर कहलाता है। कभी कभी जेईई मेंस में हमने ऐसा एक सवाल देखा हुआ है जहां पे टेंसर क्वांटिटीज का यूज किया गया था वेक्टर क्वांटिटीज के जगह। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं वेक्टर्स को समझने के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम देखते हैं कि ये एक ए वेक्टर है। ये एक ए वेक्टर है जिसका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर। ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका टेल पार्ट है। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कि ये जितना बड़ा है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी ये ए वेक्टर की। और ये जो डायरेक्शन है ये उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन कहला जाएगा। सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स के, क्योंकि एक बार आपने बेसिक्स पढ़ लिए ना सही से तो आप उस पर बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चंस कर जाएंगे। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ए वेक्टर जैसे है तो हमारे पास एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड हो गया मल्टीप्लाइड विद डायरेक्शन। यहाँ ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर है। ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए वेक्टर, देखिए ए कैप निकालने के लिए मुझे ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ए वेक्टर जो है अगर वो ये हो 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और उसका मुझे ए कैप फाइंड करना है, मतलब मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर लिया मैंने, अंडर रूट में किया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में 34। इसको डिवाइड करवा दूंगा इस ए वेक्टर के अंडर। मैंने कर दिया 5/√34 आई कैप, 3/√34 जे कैप। इससे मेरा
ए कैप निकल के आ गया, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अब हम ये देख भी सकते हैं इस वेक्टर का, जब मैं यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड निकालने जाता हूं तो वही मुझे 5/√34 का स्क्वायर करूंगा तो अपॉन में 34 आ जाएगा, उधर 25 बन जाएगा, इधर 9 बन जाएगा, ऐड करूंगा 34 से 34 कट गया, 1 आ गया आंसर में। यानी ये प्रूफ भी हो गया कि यूनिट वेक्टर जो मैंने निकाला अलोंग ए डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड क्या निकला 1 ही निकला। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि एक वेक्टर के साथ ए वेक्टर के साथ एसोसिएट क्या क्या है, उसका मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड है और उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन एसोसिएटेड है। नेक्स्ट चीज चलते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी कभी इस पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस आपके उसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां हम देख सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सबसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जनरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये दोनों भी आपके कोर्स में अलग से हैं। इनको मैं जैसे जैसे आएंगे ना इनका यूज वैसे वैसे समझाता जाऊंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये भी आपके कोर्स में है। ओके, नाउ यहां ध्यान दें अगर इन तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को, तो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों एक्सेस जो है एक्स वाई जी एक्सेस ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए इसको हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो दो टाइप का होता है। एक होता है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि एक्स वाई जी को हम ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई जी, और फिर उसमें हम ऐसे करेंगे तो एक्स डॉट वाई करेंगे तो हमें जी मिलता है, वाई डॉट जी करेंगे तो हमें एक्स मिलेगा, और जी डॉट एक्स करेंगे तो हमें वाई मिलता है। ये पर्टिकुलर उससे हमें समझ में आता है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू कि ये एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, एक बड़ा सा यूं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और ये गोला बना के एक डॉट बना देते हैं उसके अंदर। सिमिलरली लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, एक क्रॉस बनाते हैं उसके ऊपर। यहाँ बाय डिफॉल्ट में सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं वो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होते हैं आपके कोर्स के अंदर। एक्सप्लिसिटली अगर मेंशन किया जाए कि लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है आपको क्वेश्चन में, तब ये यूज आता है। कभी बहुत रेयरली देखा गया है कि लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी क्वेश्चन आया है जेईई के अंदर। रेयर केस है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके केस में हमारा जो एक्स वाई जी यूं था वो एक्स जी वाई बन जाता है, तो एक्स डॉट जी करेंगे तो वाई मिलेगा आपको। बस इतना सा ही डिफरेंस हो जाता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस हो जाता है कि ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है और वो उस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक एक क्वेश्चन देखा गया है बहुत पहले, रिसेंटली नहीं देखा गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम एक पॉइंट P है अगर, तो उसको वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे। तो जैसे ये पॉइंट P है, लेट सपोज यहाँ पे z एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है, तो P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे XY प्लेन पे। फिर वो जहां जहां उसका कटेगा यहाँ जाके y एक्सिस पे, तो वो आपको y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। x एक्सिस पे जहां यूं आप वहां से लाइन डालेंगे परपेंडिकुलर, तो वो जहां काटेगी वो आपको x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सिंपली z का कोऑर्डिनेट यूं मिल जाएगा। लेकिन ये z का कोऑर्डिनेट आपको ये वाला लेना है, ना कि ये वाला सीधा सीधा, ये ना लेके ये वाला z का कोऑर्डिनेट लेना होता है। ये समझने वाली बात है। ओके,
तो अब मेरे को पी को वेक्टर के रूप में लिखना है, पी वेक्टर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप जो है ये यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस होते हैं। सिमिलरली अगर यही चीज मुझे किसी ए वेक्टर के लिए लिखनी हो, रैंडम ए वेक्टर है कोई, तो वहां पे उसका ए एक्स ए कैप एक्स प्लस ए वाई ए कैप वाई प्लस ए जी ए कैप जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कैप एक्स ए कैप वाई ए कैप जी जो है वो यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे अलोंग दोज परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ऑफ दैट वेक्टर, जिसमें हम उस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह उसका फिर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। लेट सपोज इसको हम टी लिख देते हैं, तो हम इसका ए कैप भी निकाल सकते हैं। तो ये टोटल का ए कैप निकाल रहा हूं मैं, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड किया मैंने, तो ए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, या टी लिख दूं मैं इसको आगे। तो ये जो पर्टिकुलर बनेगा ये उसका ए कैप एक्स के साथ का सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहा है, ये उसकी वैल्यू है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद कंटिन्यूएशन में वेक्टर अलजेब्रा। नाउ वेक्टर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से किया जाता है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होता क्या है कि एक ही लेक्चर में सारा मैं अभी आपको बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आया, लेकिन कंटिन्यूएशन में हम चलते रहेंगे, सारे प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी टॉपिक्स रहेंगे। वेक्टर अलजेब्रा आएगा, फिर हम वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस कैसे होती है वो सिखाएंगे, तो उससे आपको क्या पूरा समझ में आ जाएगा और सवाल सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लर्निंग। थैंक यू।